दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं आज की 15 बड़ी खबरों को। बिहार में अगले 120 घंटे जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा प्रभाव। तेज पछुआ हवा ने बिहार के अधिकतर इलाकों के लोगों को ठिठुरा दिया है। इसकी वजह से लोगों को गलन और कनकनी महसूस हो रही है। राजधानी पटना सहित अन्य जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में कोहरा अथवा कुहासे की स्थिति बनी रहेगी। बिहार में दिन में कोहरा या कुहासे की एक विशेष परिस्थिति बन रही है, जिसकी वजह से बिना बादल के सूरज का दिखना मुश्किल हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण लोग दिन में भी ठंड का एहसास करेंगे। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में अगले 1-2 दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है, जिससे और ठंड बढ़ सकती है। 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा एग्जाम। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। पटना डीएम चंद्रशेखर सिन्हा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने गुरुवार को बताया कि यह पुनर्परीक्षा 4 जनवरी को एकल पाली में दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। पटना जिला में यह परीक्षा 22 विभिन्न केंद्रों पर होगी। इस परीक्षा से संबद्ध सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। परीक्षा को कदाचार मुक्त सुनिश्चित कराने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 स्टैटिक दंडाधिकारियों सह प्रेक्षकों, 22 जोनल दंडाधिकारियों तथा 7 उड़नदस्ता दल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बलों को भी लगाया गया है। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष में 14 सुरक्षित दंडाधिकारियों को मुस्तैद होंगे। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम जून तक होगा तैयार। इसी साल होगा यहाँ इंटरनेशनल मैच। नालंदा के राजगीर में बन रहे बिहार के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का काम जून 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव कुमार रवि ने दावा किया है कि बिहार को जून 2025 में उसका पहला इंटरनेशनल स्तर का क्रिकेट स्टेडियम मिल जाएगा। बिहार के इस पहले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का लगभग 60% काम पूरा कर लिया गया है। जून 2025 तक इसके पूरी तरह से बनकर तैयार होने की उम्मीद है। जिस दिन ये स्टेडियम बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, उस दिन से बिहार के खेल जगत में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। स्टेडियम में कुल 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मैच के दौरान आने वाली गाड़ियों के लिए भी एक बड़ा सा पार्किंग एरिया भी बनाया गया है। वहीं लोगों के लिए टॉयलेट और पीने की पानी का भी इंतजाम किया गया है। बिहार में गंगा पर 6 लेन केबल पुल इस साल हो जाएगा चालू। 60 किलोमीटर तब घटेगी इन जिलों की दूरी। पटना और वैशाली के बीच गंगा नदी पर बन रहा कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन केबल पुल का काम तेजी से चल रहा है। इस पुल के चालू हो जाने से दक्षिण से उत्तर बिहार के बीच दूरी कम हो जाएगी। झारखंड के इलाके से उत्तर बिहार होकर नेपाल बॉर्डर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पटना के प्रमुख पुलों के ऊपर से भी गाड़ी का दबाव घटेगा और जाम की समस्या लोगों को नहीं आएगी। राघोपुर दियारा को भी इस पुल से सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। इस पुल के बनने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी 60 किलोमीटर घटेगी। अभी जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु पर वाहनों का दबाव रहता है और जाम की समस्या इससे आती है। नए पुल के चालू हो जाने पर इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। इस पुल को करीब 4,988 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। पटना में सभी स्कूलों का बदला समय, डीएम चंद्रशेखर ने पास किया ऑर्डर। ठंड बढ़ने से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। इसको देखते हुए जिला दंडाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों का समय बदलने का आदेश जारी किया है। इसके अनुसार सुबह 9 बजे के पहले एवं शाम 4 बजे के बाद सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 2 से 6 जनवरी तक के लिए प्रभावी रहेगा। आदेश में उन्होंने कहा है कि जिले में ठंड बढ़ गई है। सुबह और शाम तापमान काफी कम रहता है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
आरिफ मोहम्मद खान ने ली बिहार के राज्यपाल की शपथ। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को बिहार के राज्यपाल पद की शपथ ली। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन द्वारा उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के राजेंद्र मंडप हॉल में सुबह 11 बजे आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य सरकार के मंत्रीगण और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित रहे। नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 30 दिसंबर को पटना पहुंचे। इससे पूर्व वे केरल के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। वहीं बिहार के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अब केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आर्लेकर को मंगलवार को पटना से विदाई दी गई। उन्होंने 22 महीने तक बिहार के राज्यपाल के पद पर कार्य किया। एक राष्ट्र एक चुनाव पर होगा बड़ा फैसला। 8 जनवरी को जेपीसी की बैठक। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 8 जनवरी को होगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव कराना आसान काम नहीं है और संयुक्त संसदीय समिति सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक की जांच करने वाली 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और भाजपा के पीपी चौधरी, बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर सहित लोकसभा के 21 सदस्य शामिल हैं। इस समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य भी शामिल हैं। विपक्षी सदस्यों ने संशोधनों का विरोध किया है तथा तर्क दिया है कि प्रस्तावित परिवर्तन से सत्तारूढ़ दल को अनुपातहीन रूप से लाभ हो सकता है, जिससे उसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव मिल सकता है तथा क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता कमजोर हो सकती है। ऑटो में स्कूली बच्चों को ढोने पर होगी कार्रवाई, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। ऑटो में स्कूली छात्रों को ढोने को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया है। विभाग का मानना है कि ऑटो और टोटो में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं होते हैं, जिससे इन बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में इन गाड़ियों में बच्चों को ढोने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि अगर ऑटो और ई रिक्शा के माध्यम से स्कूली बच्चों को स्कूल लाया या पहुंचाया जा रहा है तो ऐसे वाहन स्वामी को चिह्नित करते हुए उस पर कार्रवाई करें। इसको लेकर सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र भी जारी कर दिया गया है। पटना वासियों के लिए खत्म हुआ मेट्रो का इंतजार। महज इतने दिनों में शुरू हो जाएगी मेट्रो सेवा। पटना मेट्रो के परिचालन का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। केवल 227 दिनों बाद मेट्रो का पहला परिचालन जनता के लिए खोला जाएगा। विशेष रूप से कॉरिडोर 2 में स्थित भूतनाथ रोड स्टेशन को इसका केंद्र बिंदु माना जा रहा है। पटना मेट्रो का परिचालन 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। पहले चरण में कॉरिडोर 2 जनता के लिए उपलब्ध होगा। भूतनाथ रोड स्टेशन, जो इस कॉरिडोर का हिस्सा है, न केवल आसपास के क्षेत्रों को जोड़ेगा बल्कि शहर के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। जमीन की बिक्री होने पर तुरंत घटेगा रकबा, नहीं करना होगा आवेदन। बिहार में जमीन बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया है। सरकार ने यह तय किया है कि राज्य में जमीन की खरीद बिक्री होने पर विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घटेगा। इसके साथ ही जमाबंदी के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही कई अन्य निर्देश जारी किया है। दरअसल जमीन की रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन अंचल कार्यालय में होगा, जहाँ विक्रेता के रकबा को घटाकर नया जमाबंदी कायम की जाएगी। खरीदार निबंधन कार्यालय या अंचल कार्यालय कहीं से भी जमाबंदी का कागज ले सकेगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरह बिहार में 2 विभागों के समन्वय से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। बिहार में साइबर सेल बनाने की तैयारी, आईजी से एसपी तक की होगी तैनाती। राजधानी में खुलेंगे 4 नए पुलिस स्टेशन। बिहार में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए योयू में एक विशेष साइबर सेल बनाने की कवायद तेजी हो गई है। इसमें आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएसपी के साथ साथ इंस्पेक्टर, दारोगा और पुलिस बल की तैनाती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसको लेकर पटना कोतवाली थाना के पास साइबर सेंटर बनाने की योजना है। इसको लेकर प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। वहीं राजधानी
राजधानी पटना में 4 साइबर थाने खोले जाने का प्रस्ताव है। इसकी वजह यह है कि 5 जिले पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा और जमुई को साइबर अपराध के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। उस बात की जानकारी एडीजी कुंदन कृष्णन ने दिया है। उन्होंने बताया कि साइबर अनुसंधान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला का गठन किया गया है ताकि इन मामलों की जाँच की जा सके। नए साल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दिया बड़ा गिफ्ट, कर्मचारियों और पदाधिकारियों का बढ़ाया वेतन। साल के अंतिम दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कर्मचारियों और पदाधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया है। विभाग ने अपने कर्मचारियों और पदाधिकारी को नए साल का तोहफा दिया है। बढ़े हुए वेतन का लाभ 1 जनवरी 2025 से मिलेगा। दरअसल भूमि सर्वेक्षण कार्य में लगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन और लिपिकों का वेतन बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक ने आदेश भी जारी कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे के काम में लगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का वेतन 65,000 से बढ़कर 70,000 कर दिया है। वही कानूनगो का मानदेय 40,000 से 50,000 किया है। सर्वेक्षण अमीन का मानदेय 35,000 से 47,000, जबकि सर्वेक्षण लिपिक का 30,000 से 37,000 किया गया है। अमीन का मानदेय 25,000 से बढ़कर 30,000 कर दिया गया है। वहीं संविदा कर्मी का मानदेय 25,000 से बढ़कर 30,000 किया गया है। बढ़े हुए वेतन का लाभ 1 जनवरी 2025 से मिलेगा। नए साल पर सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है। बिहार के हाईवे पुलिस में नई वैकेंसी, जानिए कहां कितना पद है खाली। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में हाईवे पर बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत 34 जिलों और पुलिस थानों में कुल 61 गश्ती वाहन तैनात किए जाएंगे। इन वाहनों का उपयोग हाईवे पर सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही 183 पूर्व सैनिकों की अस्थायी नियुक्ति की जाएगी, जो इन वाहनों को चलाने का कार्य करेंगे। इन पहल के माध्यम से हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाने और अपराधों को नियंत्रित करने के साथ साथ बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती से पुलिस विभाग की प्रशासनिक क्षमता को भी सुदृढ़ किया जाएगा। बिहार के स्कूलों में खत्म होगा मिड डे मील का खेला। अब ई शिक्षा कोष के माध्यम से होगी मॉनिटरिंग। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव लगातार करते आ रही है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से अब नए साल के पहले दिन से ही मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी IVRS की जगह अब ई शिक्षा कोष के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही मध्याह्न भोजन की निगरानी करने का निर्देश दिया है। 1 जनवरी 2025 से ई शिक्षा कोष पर प्राप्त आंकड़ा को प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे तक भारत सरकार को भेजा जाना है। इस आंकड़ा को भारत सरकार के द्वारा अपने वेब पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा।